हेलो बच्चों, आज हम लोग रोटेशन में रोलिंग मोशन का प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सब रोटेशन के लेक्चर देख रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रैक्टिस करा था। आज हम लोग रोलिंग मोशन का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और रिप्लाई करें। आपको मेरी आवाज़ और वीडियो क्वालिटी बोर्ड एकदम साफ दिखाई दे रहा है? एक बार रिप्लाई कर दें, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आप सबके पास ये बुकलेट होगा ओमेगा का पार्ट 1 करके। इसमें आप रोटेशन का जो न्यूमेरिकल असाइनमेंट है उसको आप ओपन कर लीजिए, और जो क्वेश्चन नंबर बुकलेट में दिए गए वही क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। रोलिंग का आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम लोग रोलिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए जरा। ए स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज रैप्ड सेवरल टाइम्स अराउंड ए सिलेंडर kept on a rough horizontal surface. A man standing at a distance L from the cylinder hold one end of the string and pull the cylinder towards him. There is no sliding anywhere. The length of the string pass through the hand of the man while the cylinder reaches his hand. बताइए, समझो जरा क्या हो रहा है। ये आदमी इस सिलेंडर के ऊपर ऐसे एक रस्सी लपेटी गई है, ध्यान दीजिए, ऐसे, और इस रस्सी को ये अपने हाथ से पकड़ के ऐसे खींच रहा है और कह रहे हैं कहीं कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही। इसका मतलब समझते हैं आप क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे रोल करके जाएगा, इधर होगा BCM और ऐसे होगा ओमेगा। तो कॉन्टेक्ट पॉइंट के पास अगर हम जाएंगे तो बताओ, फॉरवर्ड BCM और बैकवर्ड R ओमेगा। और अगर इस पॉइंट को ग्राउंड पर स्लाइड नहीं करना है तो BCM बराबर R ओमेगा होगा, रोलिंग की कंडीशन, राइट। तो बताओ, जो CM है वो V वेलोसिटी जाएगा, और ये जो टॉप पॉइंट है इसकी वेलोसिटी होगी V प्लस R ओमेगा। चूंकि रोलिंग हो रही है, कॉन्टेक्ट पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा है, तो V बराबर R ओमेगा। तो ये हो गया, बताओ बेटा, 2V। तो सोचो क्या होगा कि ये वाला पॉइंट V से जा रहा है, लेकिन बताओ जो टॉप पॉइंट है वो 2V से जा रहा है। तो बताओ, जब ये सिलेंडर L चल के जाएगा तो ये बताओ खिसकेगा L, तो ये रस्सी खिसक चुकी होगी 2L। कितना? 2L, क्योंकि टॉप पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो डबल है CM की वेलोसिटी का। तो अगर ये सिलेंडर V खिसक के जाएगा तो बताओ ये हमारा टॉप पॉइंट 2L खिसक के जाएगा, क्योंकि CM की वेलोसिटी V है, टॉप की वेलोसिटी 2V है। तो जब ये सिलेंडर यहाँ से L जाएगा तो ये रस्सी खिसक चुकी होगी 2L, तो आंसर होगा 2L, राइट। क्योंकि टॉप पॉइंट की वेलोसिटी बताइए CM की वेलोसिटी का डबल आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सवाल पढ़ो। ए बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज K. Radius of the ball V R, then the fraction of total energy in rotation. ये थोड़ा यहाँ पे मिसिंग है, इसको सही कर लीजिए। फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इन रोटेशन विल बी, यानी हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल। ये हमको पूछा गया है। टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जरा समझो, काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल होगी वो बताओ कैसे निकालेंगे। तो हम लोग लिखते थे हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, और यहां देखो जरा KE ट्रांसलेशनल हाफ MB स्क्वायर प्लस KE रोटेशनल हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। आंसर रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में है। तो ध्यान दो भाई बेटा, ICM को हम लोग लिखेंगे, हाफ पूरे से कट गया, MK स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और नीचे देखिए ये बच रहा MB स्क्वायर प्लस, और ये देखो MK स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
लेकिन रोलिंग हो रही है, रोलिंग का सवाल है, तो v बराबर आर ओमेगा है। v बराबर आर ओमेगा, तो v की जगह हम आर ओमेगा रख रहे हैं। तो बताओ ये रेशियो m बताओ पूरे से कट जाएगा, लेकिन अभी हम आगे काटेंगे। v की जगह हम आर ओमेगा रख रहे हैं, तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, पूरे से m ओमेगा स्क्वायर कटता हुआ आंसर आ रहा है बेटा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है, राइट। अगर कोई बॉडी रोल करके जा रही है तो उसके सीएम के बाद बीसीएम होगा, और ओमेगा बताओ सीएम एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज होगा, ताकि कांटेक्ट पॉइंट को जितना फॉरवर्ड बीसीएम मिले उतना बैकवर्ड आर ओमेगा मिले, और इस बीसीएम को ये आर ओमेगा बैलेंस कर ले, ताकि कांटेक्ट पॉइंट फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लाइड ना करे, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया भाई सेकंड पार्ट, राइट। बताइए अगर कोई बॉडी रोल करके जा रही है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक, उसमें कुछ ट्रांसलेशनल काइनेटिक होगा और कुछ रोटेशनल काइनेटिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सवाल पढ़िए। सॉलिड स्फीयर है, बताओ सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ICM होता है, क्या वो तुमको पता है? 2/5 mr² होता है। A solid sphere of mass m, radius r rolls without sliding on a horizontal surface such that BCM बराबर V0। बताओ ये मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, इसका जो BCM है वो V0 है, और अगर ये रोल करके जा रहा है तो इसके पास ओमेगा जरूर होगा, और ऐसा ओमेगा होगा ताकि जितना फॉरवर्ड V0 मिले उतना बैकवर्ड आर ओमेगा नॉट मिले, और V0 को ये आर ओमेगा नॉट क्या कर लेगा? बैलेंस, ताकि कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड ना करे, राइट। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन पूछी है, तो चलो भाई काइनेटिक एनर्जी इस रोलिंग स्फीयर के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ICM ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। चलो भाई हाफ ICM की वैल्यू हुई 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा की जगह हम लोग V0 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, 1/5 mv0²। तो पहला ऑप्शन देखो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। चलो पहले एक काम करें, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल तो ये होगी हाफ mv0²। बताओ उस रोलिंग बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी रखने के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कुछ काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसलेशन में रखेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में रखेगा। तो रोटेशन में है 1/5 mv0², ट्रांसलेशन में है हाफ mv0²। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या करेंगे? के ट्रांसलेशन प्लस के रोटेशन दोनों को ऐड कर देंगे। तो बताओ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ mv0² प्लस 1/5 mv0 का स्क्वायर, राइट। तो बताओ बेटा ये आएगा, बताओ एलसीएम लीजिए जरा, 10 आ गया, 5 + 2 7/10 mv0 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर। सेकंड भी बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन पढ़िए, मैकेनिकल एनर्जी। अगर बताओ मैकेनिकल का मतलब होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो जरा सोचो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये है बेटा, और देखो रेफरेंस लाइन उन्होंने कहा एज्यूम द ग्राउंड एज रेफरेंस, तो ये रेफरेंस लाइन है। तो अगर हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो रेफरेंस लाइन से बताओ कितना ऊपर है आर, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgr, और टोटल एनर्जी काइनेटिक अभी अभी आप निकाल के आए हैं 7/10 mv0²। तो बताओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। बताओ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये भी देखो बेटा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है। तो तीनों सही, मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। आंसर फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। बोलो बच्चों,
रिप्लाई करिए सभी लोग, रिप्लाई करिए। ये क्लियर है यार? ये पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है और h हम लोग रेफरेंस लाइन से लेते हैं और हाइट कहाँ की लेते हैं? सेंटर ऑफ मास की हाइट लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। सवाल पढ़ो। हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का ICM 2/3 मैंने पढ़ाया है। रोल्स विदाउट स्लाइडिंग ऑन प्लेन सरफेस। बताओ ये हॉलो स्फीयर है, ये रोल कर रहा है तो इसके बाद BCM भी होगा, ओमेगा भी होगा, और कांटेक्ट पॉइंट के बाद ट्रांसलेशन की वजह से BCM फॉरवर्ड, रोटेशन की वजह से R ओमेगा बैकवर्ड, और BCM बराबर R ओमेगा होगा, और बॉडी रोल करेगी, कांटेक्ट पॉइंट स्लाइड नहीं करेगा। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल पहले लिखते हैं, चलो वो लिखा जाएगा हाफ ICM ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो बताओ हाफ ICM की वैल्यू 2/3 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ रहा बेटा 1/3 mr ओमेगा की जगह मैं V लिख सकता हूँ V²। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ mv² होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/3 mv² आया है, LCM 6 हुआ, 5/6 mv² हो गया। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखना है तो हमको 1/3 अपॉन 5/6 करना पड़ेगा। 1/3 इंटू 6/5, आंसर बेटा 2/5 हो जाएगा। सेकेंड आंसर बोलो बेटा। बहुत बढ़िया ऋषभ वर्मा 2/5, गुड, बिल्कुल सही। आगे बढ़े बच्चों। चलिए आगे बढ़ा जाए। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। ए सॉलिड सिलेंडर, बताओ भाई सॉलिड सिलेंडर है और एक स्फीयर है। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होगा, CM से पास होने वाली एक्सेस, और ये 2/5 mr² होगा स्फीयर का। ठीक, दोनों का मास बराबर है, रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, सेम लीनियर वेलोसिटी, दोनों का BCM बराबर है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर इज 75 जूल देन द स्फीयर मस्ट बी। चलो भाई एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर का बराबर, तो ये आएगा हाफ mv² ट्रांसलेशन का, हाफ ICM बराबर होगा हाफ mr², हाफ ICM ओमेगा²। R ओमेगा की जगह V लिख सकते हैं, तो 1/2 mv² प्लस 1/4 mv²। बताओ बेटा ये आया 3/4 mv², और ये वैल्यू 75 जूल दी गई है। 3 से काटो, 25 से मल्टीप्लाई करो, mv² की जगह आप 100 लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अब आओ जरा स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी हमको स्फीयर की लिखनी है रोलिंग में, तो इसके बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का होगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा, रोटेशनल होगा हाफ ICM होगा 2/5 mr² ओमेगा²। चूंकि रोलिंग है तो R ओमेगा की जगह हम लोग V लिख सकते हैं। बताओ भाई 1/2 mv², 1/5 mv², एलसीएम ले लो बेटा 7/10 mv²। तो 7/10 और mv² की वैल्यू 100 अभी अभी निकल के आई है, तो ये आ गया आंसर 70 जूल। सेकेंड देखिए भाई,
70 आएगा। रिया मिश्रा 70 आया बेटा, 80 नहीं होगा। रिया मिश्रा आपको गलती पता चल रही है, कहाँ हुई है? 70 आएगा बेटा। ऋषभ वर्मा 70 यस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ओके, 37 नंबर पढ़ लीजिए भाई। कह रहे हैं एन एनुलर रिंग विद इनर एंड आउटर रेडियाई R1 एंड R2 is rolling without sliding with a uniform angular speed. The ratio of the forces experienced by the two particles situated on the inner and outer part of the ring. ध्यान दीजिए, एक एनुलर रिंग है। ये रोल करके जा रहा है, रोलिंग, तो इसका BCM भी है, ओमेगा भी है। अच्छा, इसकी रेडियस ये R1 है और ये रेडियस R2 है। ध्यान देना, हमको एक पार्टिकल यहां लेना है, एक पार्टिकल यहां लेना है, इनके पे लगने वाला फोर्स बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, चलो भाई एक बार बताओ, इसके बाद जो एक्सेलरेशन होगा, ये बताओ यूनिफॉर्म रोलिंग है, तो बताओ इसके बाद ACM 0 होगा, ओमेगा कॉस अल्फा भी 0 होगा। तो इस 1 पॉइंट के पास जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, ओमेगा स्क्वायर R1, जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल। और जो 2 पॉइंट है इसके पास भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, ओमेगा स्क्वायर R2, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखिए भाई, तो यहां पर इनका जो रेशियो होगा F1/F2 MA1 MA2, यानी आंसर आएगा AC1 AC2, और वो बताओ बेटा R1/R2 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट आप लोगों ने अगर लेक्चर देखा होगा तो मैंने पूरा एक लेक्चर में पढ़ाया है एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन, यूनिफॉर्म रोलिंग में एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग में एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म रोलिंग में एक्सेलरेशन है। इस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन ऐसे है सेंटर की तरफ, इसके पास इधर एक्सेलरेशन है AC। आप पता है इसके पास एक्सेलरेशन ऐसे होगा सेंटर की तरफ, इसके पास ऐसे होगा सेंटर की तरफ, इसके पास ऐसे होगा। हर एक पार्टिकल के पास यूनिफॉर्म रोलिंग में एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। ये सब मैं बता चुका हूं। राइट, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ो बेटा। 38 में जरा पहले तो एक बात समझ लो, जो ऑप्शन ए लिखा है इसमें 10/7 नहीं है, 10/7। कह रहे हैं ए सॉलिड स्फीयर रोलिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस शोन इन द फिगर विद ए ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v, स्फीयर क्लाइंब अप टू हाइट h हाइट तक चढ़ रहा है। इसका मतलब कुछ समझते हैं आप क्या हो रहा है? ये ऐसी कुछ बात है, ये यहां से रोल करके जा रहा है तो उसका BCM है और ओमेगा भी है। और अगर हम बात करें तो BCM बराबर R ओमेगा बैलेंस है, क्योंकि ये रोल करके जा रहा है। देखो सवाल में बेटा उन्होंने ओमेगा के लिए एरो दिखाया है बस, तो BCM भी ओमेगा भी है। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका BCM घटता जाएगा, कम हो रहा है, इसका ओमेगा भी घट रहा है। और कांटेक्ट पॉइंट के पास अप द इंक्लाइन कम हुआ B1, डाउन द इंक्लाइन कम हुआ R ओमेगा 1 बैलेंस होगा। नए BCM को नया R ओमेगा बैलेंस करेगा। राइट, और बताओ ये लगातार रोल करके जा रहा है, और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो BCM 0,
ओमेगा वी जीरो। इसके बाद ये फर्दर चढ़ना बंद और ये हाइट h कही गई है। याद करो ये रोलिंग नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग है, लगातार बीसीएम बदल रहा, लगातार ओमेगा बदल रहा है। और इस केस में बताओ फ्रिक्शन लगता था, और कौन सा फ्रिक्शन लगता था? रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता था, राइट। अच्छा बताओ, जब ये रोल करके ऊपर जाता था तो फ्रिक्शन किधर लगता था? ऊपर ही लगता था। बॉडी रोल करके ऊपर जाए चाहे रोल करके नीचे आए, दोनों केस में फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन ऊपर की तरफ ही लगता था। ये मैंने कराया है क्लास में। चाहे रोल करके ऊपर चढ़े चाहे रोल करके नीचे आए, दोनों केस में फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड ही लगता है। और रोलिंग फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां से लेके यहां तक ना कोई एजेंट है और ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हैं और हम लिखेंगे ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। तो बताओ बेटा, यहां पर एनर्जी बॉटम पर ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, रोटेशनल हाफ, बॉडी कौन सी है? सॉलिड स्फीयर, ICM 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। और यहां बताओ mgh हो गया केवल। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगाया? क्योंकि रोलिंग इज कंजर्वेटिव प्रोसेस। रोलिंग इज कंजर्वेटिव प्रोसेस। रोलिंग में या तो फ्रिक्शन लगता ही नहीं है, और लगता भी है तो रोलिंग फ्रिक्शन लगता है जो कि स्टैटिक होता है और स्टैटिक कंजर्वेटिव होता है। तो बताओ बेटा, 2 से 2 कटा, आर ओमेगा को भी लिख सकता हूँ, एलसीएम ले लो, 7/10 mv² बराबर mgh, m ने m को काट दिया, v बराबर रूट के अंदर 10/7 gh। ये आ गया हमारा v। अब जरा सोचो, तो आंसर तो ऐसे दिख गया है, v शुड बी आंसर ए। कि अगर h हाइट तक चढ़ना है तो v मिनिमम इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो या मिनिमम इसके बराबर तो होनी ही चाहिए, तभी बताओ ये इस हाइट तक चढ़ पाएगा। बोलो भाई, क्लियर करिए, रिप्लाई करिए, क्या आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं? रिप्लाई करो बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, आपको आइडिया है कि इसमें जब ये ऊपर जाता है तो थोड़ा सा हम कहो तो रिवाइज करा दें कैसे फ्रिक्शन लगता है। देखो भाई, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जब ये बॉडी किसी इंक्लाइन पर, ऐसे समझा देते हैं, चलिए, जब बॉडी किसी इंक्लाइन पर रोल करके ऊपर जाती है तो जरा सोचो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इधर mg का साइन थीटा, इधर mg का कॉस थीटा, इधर नॉर्मल, ये तीनों ही इसके अबाउट अल्फा नहीं बना पाएंगे। तो इधर ऊपर की तरफ लगता था फ्रिक्शन, और वो भी रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस बॉडी को डाउन द इंक्लाइंड ACM मिलता था और एंटी क्लॉकवाइज अल्फा मिलता था। और अगर रोलिंग होना है तो डाउन द इंक्लाइंड ACM को अप द इंक्लाइंड टेंजेंशियल R अल्फा बैलेंस करता था। और अगर ACM बराबर R अल्फा मेंटेन हो गया तो फिर पूरे रास्ते BCM बराबर R ओमेगा अपने आप मेंटेन होगा। ये बॉडी जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी ये ACM इस BCM को घटाएगा, और ये अल्फा जो एंटी क्लॉक है इस ओमेगा को घटाएगा, और कम हुए BCM को, कम हुआ R ओमेगा बैलेंस करता रहेगा, और कांटेक्ट पॉइंट पूरे रास्ते में कभी भी स्लाइड नहीं करेगा। तो अगर हमको रोलिंग, नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग करानी है तो हमें हर पॉइंट पर नए BCM को नया R ओमेगा बैलेंस कराना है। और ऐसा कराने के लिए हम शुरू से ही ACM बराबर R अल्फा अगर मेंटेन करके चल रहे हैं तो कांटेक्ट पॉइंट पर पूरे रास्ते में कभी भी स्लाइड नहीं करेगा। और ऐसा तभी होगा जब ACM बराबर R अल्फा हो। अब सवाल आया, ACM बनाया किसने? तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, आप इक्वेशन लिखते थे mg sin थीटा माइनस FR बराबर MACM
इक्वेशन नंबर 1, सीएम के अबाउट टॉर्क लेते थे तो फ्रिक्शन का टॉर्क था एफ आर इंटू आर बराबर बीटा एम आर स्क्वायर अल्फा। हम लोग रेगुलर बॉडी, जो बॉडी रोल कर सकते हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बीटा एम आर स्क्वायर के टर्म्स में पढ़ते हैं। अगर रिंग होगा तो बीटा की जगह 1 हो जाएगा, डिस्क होगा तो बीटा की जगह हाफ हो जाएगा, हॉलो स्फीयर होगा 2/3, सॉलिड स्फीयर 2/5। तो चलो भाई, और तीसरी इक्वेशन कॉन्टेक्ट पॉइंट से पूछते थे कि आप स्लाइड तो नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट कहता था एसीएम बराबर आर अल्फा। अब आता था सॉल्व करने का तरीका, आर से आर कटा, एफ आर बराबर होता था बीटा एम आर अल्फा की जगह एसीएम, और इस एफ आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते थे। तो जरा गौर से देखिए, एसीएम बराबर आता था जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये आता था हमारा एसीएम। इतने एक्सेलरेशन से बॉडी रोल करके नीचे की तरफ जाती थी, और ये बीटा हर बॉडी के लिए अलग अलग होता था। आपने लेक्चर देखे होंगे। अब देखो भाई, अगर हम फ्रिक्शन निकालें तो फ्रिक्शन आता था, देखो कितना, बीटा एम एसीएम, एसीएम की वैल्यू रख दो जरा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो बताओ बीटा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, इतना लगता था हमारा फ्रिक्शन। याद करिए, ये फ्रिक्शन। अगर हमको म्यू मिनिमम निकालना हो तो हम क्या करते थे, इसी फ्रिक्शन को मैक्स कर देते थे, और ये मैक्स बराबर म्यू मिनिमम इनटू नॉर्मल हो जाता था, और ये वैल्यू थी बीटा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। और यहाँ से म्यू मिनिमम याद करो, हम लोग निकालते थे, नॉर्मल यहाँ पे था हमारा एम जी कॉस थीटा के बराबर एम जी कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बताओ एम जी से एम जी गया, ठीक है, सॉरी, एम जी से एम जी गया था, टेन थीटा हो गया। तो म्यू मिनिमम की वैल्यू बताओ बेटा, तो ये आया बीटा टेन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये आता था हमारा म्यू मिनिमम। तो ध्यान दीजिए, ये रिजल्ट बहुत कॉमन होते थे, मैंने एक बार रिवाइज करा दिया क्योंकि आगे के क्वेश्चन में इन सब का यूज होने वाला है कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइन पर रोल करके या तो ऊपर जाए या नीचे आए तो एसीएम बराबर आता था जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, फ्रिक्शन आता था बीटा एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और म्यू मिनिमम आता था बीटा टेन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 रिजल्ट एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो अच्छे स्टूडेंट को पता होते हैं, प्रैक्टिस के आधार पर, रटना नहीं, प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे कहा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम लिखना है इस डिस्क का ऑरिजिन के अबाउट। ध्यान दो भाई, ये ऑरिजिन है, तो मैं नया फोटो बनाता हूं जरा समझाने के लिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये बॉडी ऐसे रोल करने जा रहा है, इधर है बीसीएम और इधर है ओमेगा, और ये हाइट है बताओ आर। हमें इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, ऑरिजिन के अबाउट। क्या था तरीका, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन अगर लिखना है तो याद करो, हम लिखते थे एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ये हमने आपको क्लास में कराया है। तो जरा सोचिए, लीनियर मोमेंटम एम बी ऐसे है, और इसकी इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी बताओ आर है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये एम बी क्लॉकवाइज घुमाएगा एम बी सी एम इंटू आर से, और क्लॉकवाइज प्लस रोटेशन की वजह से होता था आई ओमेगा, और ये ओमेगा बताओ क्लॉक है, तो ये भी क्लॉक, और आई हमेशा देखो, हमको भले ही ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शियल, ओ के अबाउट भले ही एंगुलर मोमेंटम लिखना है, लेकिन हम लोग एंगुलर मोमेंटम जब आई ओमेगा लिखते हैं तो आई हमेशा उसके अबाउट लेते हैं जिसके अबाउट ओमेगा है। तो ओमेगा बताइए यहाँ सी एम एक्सिस के अबाउट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सी एम एक्सिस के अबाउट, मतलब जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है, जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, उसके अबाउट हम लोग लेते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताओ, ये हमारा एम बी की वैल्यू आर ओमेगा है, तो आर स्क्वायर ओमेगा
और ये बताओ हमारा डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया बताओ 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा क्लॉकवाइज। तो आंसर आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा क्लॉकवाइज। ये एंगुलर मोमेंटम में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 40, सवाल पढ़ लीजिए। सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, रेडियस r, रोल्स विदाउट स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ l एंड हाइट h। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन सिलेंडर रीचेज द बॉटम। बताओ भाई सवाल कुछ ऐसा, ये हाइट h है, ये लेंथ l है, ये एंगल कुछ थीटा मान लो। यहां से कोई सिलेंडर 0 BCM 0 ओमेगा रोल करके आ रहा है, तो जब यहां पहुंचा अच्छा खासा BCM, अच्छा खासा ओमेगा, यानी बताओ ये नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग है। बॉडी रोल करके जब नीचे आ रही है BCM भी बढ़ रहा है, ओमेगा भी बढ़ रहा है, और कांटेक्ट पॉइंट के बाद जितना डाउन द इंक्लाइंड BCM उतना अप द इंक्लाइंड R ओमेगा, और BCM बराबर R ओमेगा होगा। ये बताओ नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग है बेटा, इसमें भी फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन लग रहा होगा, और कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक। बताओ सॉलिड सिलेंडर, तो इसका बीटा हाफ लूंगा, हाफ एम आर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन जो कि स्टैटिक होता है, तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, ट्रांसलेशनल काइनेटिक 0, रोटेशनल काइनेटिक 0, ना कोई हाफ एम बी स्क्वायर था, ना कोई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था। और जब बॉडी बताओ बॉटम पे पहुंचती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0, ट्रांसलेशनल काइनेटिक हुआ हाफ एम बी स्क्वायर, और रोटेशनल काइनेटिक हुआ हाफ आई सी एम। एक बार ऐसे लिख देना आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई mgh ये हुआ हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। रोलिंग है तो आर ओमेगा की जगह भी लिख सकता हूं। mgh बराबर हाफ एम बी स्क्वायर 1/4 एम बी स्क्वायर, पूरे से m कट गया, gh बराबर ये हुआ 3/4 v स्क्वायर। तो v बराबर हो गया रूट के अंदर 4/3 gh। आंसर सेकंड बेटा, नोट करिए, नोट कर लो बच्चों। ठीक है, हो गया, बताइए, रिप्लाई करिए। सेकंड आंसर मोहम्मद आसिफ बिल्कुल सही है बेटा। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ रहा है। 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो बेटा पहले। Can a body of mass m slide down an incline and reaches the bottom with a velocity v? कह रहे हैं कोई बॉडी मास जिसका m है नीचे स्लाइड होके आ रहा है इंक्लाइन पर और बॉटम पर v वेलोसिटी से पहुंच रहा है।
If the same mass were in the form of a ring which rolls down inclined velocity of the ring at the bottom. Okay. समझो जरा सवाल क्या है। पहले केस में एच हाइट से कोई एम मास, इसे आप चलो एक ब्लॉक समझ लो, ये एम मास का एक ब्लॉक है, यहां पहुंचता है। तो कह रहे हैं जब यहां पहुंचता है तो ये वी वेलोसिटी से पहुंचता है। हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी mgs थी वो यहाँ काइनेटिक हाफ mv² में कन्वर्ट हो गई, तो v बराबर आ गया √2gh। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आओ, अब वही बॉडी रोल करके आती है, रिंग होगी अब अगली बार उसी हाइट से, एक रिंग है, सवाल पढ़ लो बेटा, रिंग। अब ये रोल करके आ रहा है तो यहाँ BCM भी होगा और ओमेगा भी होगा बेटा, और V बराबर R ओमेगा भी होगा, ताकि ये कॉन्टेक्ट पॉइंट स्लाइड ना करने पाए। फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो mgh बराबर हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, वो I होगा CM का। तो गौर से देखो, mgh बराबर हाफ mv² हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा को भी लिख दोगे तो mgh बराबर, ये बताओ बेटा, mb'², ये b' मान लो वेलोसिटी, सेकेंड इक्वेशन, ये b'। अब बताओ इन दोनों को जरा डिवाइड कर दो, mgh कट गया, यानी जो वहाँ हाफ mb² था इनको डिवाइड कर दो बेटा, mgh कट गया, वो यहाँ पे mb'² आ रहा है। v' की वैल्यू v/√2 आ गई। आंसर थर्ड आंसर होगा बेटा, बोलिए थर्ड आंसर। पहले कोई भी ब्लॉक समझ लीजिए, अगली बार उसी ब्लॉक की जगह पर एक रिंग लिया गया जो रोल करके आ रहा है। राइट, आगे बढ़े। कहीं कोई डाउट? (42) नंबर पढ़िए। A thin uniform circular ring. A thin uniform circular ring is rolling down an inclined plane of inclination 30 without sliding. Its linear acceleration along the inclined plane would be, ध्यान दीजिए, किसी इंक्लाइन पर कोई बॉडी रोल करके आ रही है, यहां से शुरू हो रही है और ये रोल करके यहां तक गई है, तो यहाँ BCM भी होगा, ओमेगा भी होगा, और कॉन्टेक्ट पॉइंट के बाद जितना डाउन द इंक्लाइन BCM, अप द इंक्लाइन R ओमेगा, और V बराबर R ओमेगा। तो अब आप हमको जरा समझाइए, यहां से लेकर के यहां तक हमको जरा आप समझाइए, लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमको निकालना है। तो यहां बताओ ACM बराबर क्या होगा। अभी अभी आज ही हमने सिखाया था आपको, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अभी अभी क्वेश्चन बना के गए, अब सॉल्व नहीं करूंगा, इधर mg sin थीटा, बस एक बार इक्वेशन बना दे रहे हैं, इधर mg cos थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट पॉइंट पर, और इधर फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन, इसको डाउन द इंक्लाइन ACM मिलता है, ये ACM इस BCM को बढ़ाता है, फ्रिक्शन का टॉर्क अल्फा बनाता है, और कांटेक्ट पॉइंट के बाद जितना ACM डाउन द इंक्लाइन उतना टेंजेंशियल R अल्फा अप द इंक्लाइन, और ACM बराबर R अल्फा बैलेंस करता है, ताकि कांटेक्ट पॉइंट डाउन द इंक्लाइन या अप द इंक्लाइन स्लाइड ना करे। तो सोचो, एक इक्वेशन बनती थी mg sin थीटा माइनस FR, ये हुआ नेट फोर्स बराबर m इंटू ACM, एक इक्वेशन। दूसरा रोटेशन के टॉर्क से CM के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क था FR इंटू R बराबर बीटा mr² अल्फा ICM अल्फा, दूसरी इक्वेशन बनाते थे।
लेक्चर देखे हैं आप लोगों ने? रिप्लाई करिए, लेक्चर देखे हैं? और तीसरी क्वेश्चन बनाते थे कि कांटेक्ट पॉइंट अगर स्लाइड ना करे तो ACM बराबर R अल्फा, थर्ड इक्वेशन। और जब हम सॉल्व करते थे तो याद करो ACM बराबर आता था, अब ये भी निकाल के गया हूं, एक बार फिर लिख दे रहा हूं, G sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, G sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, अब बताओ थीटा 30 है बेटा, थीटा 30 है बेटा, तो G sin 30 और 1 प्लस बीटा, रिंग का बीटा 1, तो ये बताओ बेटा G/4 हमारा आंसर थर्ड आ चुका है। देख लीजिए, देख लीजिए बेटा, आयुष गुप्ता बिल्कुल सही लिख रहे हैं। ठीक है, फोर्टी 43 नंबर देखो बेटा, 43 एक हॉलो स्फीयर है, इसका बीटा 2/3, रोल्स एंड स्लाइड डाउन इंक्लाइंड प्लेन, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। ध्यान दो, जब वो रोल करके आएगा तो ACM होगा G sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये कब की बात है? जब रोलिंग हो रहा है। अच्छा, जब स्लाइड करके आएगा, जब स्लाइड करके आएगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, स्मूथ सरफेस होगा, तो यहां पे mg sin थीटा लगेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, इधर mg cos थीटा लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शन है नहीं, तो आप लिखोगे mg sin थीटा बराबर m इंटू ACM, टॉर्क नहीं होगा, तो सेकंड केस में जो ACM आएगा वो G sin थीटा आएगा। ये पहले केस में एक्सेलरेशन, ये दूसरे केस में। जब रोल करके जाएगा तो एक्सेलरेशन होगा G sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और जब स्लाइड करके आएगा तो फिर ये रिंग हो डिस्क हो फर्क नहीं पड़ता, इसका ट्रीटमेंट एक ब्लॉक के जैसा होगा, एक ब्लॉक के जैसा। आप इसे एक ब्लॉक समझिए, mg sin थीटा नेट फोर्स होगा, और हम लोग याद करो ब्लॉक में स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ब्लॉक स्लाइड करके आता था तो G sin थीटा से ही तो आता था। तो हम क्या लिखेंगे? इनके एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है। G sin थीटा कट गया, G sin थीटा कट गया, 1/1 प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू बेटा 2/3 इस क्वेश्चन में है, आंसर 3/5, सेकेंड आंसर, आंसर आ चुका है बेटा। सेकेंड, सेकेंड एलिना सेकेंड होगा, एलिना सेकेंड, मोहम्मद आसिफ बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऋषभ। बोलो भाई, कोई दिक्कत? अब एक काम करिए, आप लोगों ने ट्राई किए क्वेश्चन? पहले ये बताइए। 43 तक मैंने करा दिया है, 44 से 53 तक, 44 से 53 तक आप लोगों ने ट्राई करें कि नहीं करें? पहले ये बताइए। 44 से 53 तक रिप्लाई करिए। आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो फिर मैं आगे बाद में करूं। और इधर क्वेश्चन नंबर 17 तक शायद हम लोग कर चुके थे, 17 या 15 तक कर लिया था हम लोगों ने, तो उधर आप 16 से 22 तक नहीं करे ट्राई। ओके, तो आप लोग एक काम करिए, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग आज होमवर्क पहले नोट करिए। 43 से 44 से 53 तक
और 16 नंबर से 22 तक ये सारे क्वेश्चन कल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। 4 बजे लाइव क्लास होगी। इसी के आगे जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 44 से 53 तक और यहाँ 16 नंबर से 22 तक, इन सब का मिलाकर के मैं कल डिस्कशन करूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो आप एक बार ट्राई जरूर कर लीजिए। ट्राई से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। और रोटेशन के बाद कल और परसों की क्लास में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और फिर मैं स्टार्ट करूंगा रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल, ठीक है। लेकिन पहले रे ऑप्टिक्स के लेक्चर आपको दिए जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है।